Hello everyone. Today we are going to discuss paper code BPSC 112 इंडियन पॉलिटिकल थॉट। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustanknowledge.com। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है, आप इस पे चले जाएंगे, इसको विजिट कर लेंगे, आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पे सर्च कोड के ऑप्शन में आपका जो भी पेपर कोड होगा आप वो सर्च कर लेंगे। ठीक है, जैसे अभी के लिए हम देखते हैं BPSC 112। यहाँ पे आपका हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में क्या है, आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। आपका जो भी मीडियम है आप उस पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ से बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके गेस्ट पेपर को परचेज कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारे वेबसाइट से गेस्ट पेपर को परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे हमें मैसेज करके क्या है गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आप गेस्ट पेपर और वीडियो को अच्छे से कर लेते हैं तो आप क्या है अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज elaborate upon Kabir's political and social ideas. So Kabir was a famous 15th century poet and saint in India whose teachings focused on truth, equality and simplicity. कबीर क्या थे आपके, एक फेमस 15th सेंचुरी पोएट थे, ठीक है, और सेंट थे इंडिया के, जिनकी टीचिंग्स फोकस करती थी ट्रुथ पे, इक्वालिटी पे और सिंप्लिसिटी पे। Though he did not directly involve himself in politics, his thoughts carried deep social and moral messages that influenced society and indirectly challenged the political and social norms of his time. यानी कि उन्होंने क्या कभी भी डायरेक्टली वो खुद को इन्वॉल्व नहीं किया उन्होंने पॉलिटिक्स में, बट जो उनके थॉट्स से, उनके थॉट्स ने क्या किया, उनके थॉट्स ने कैरी किया डीप सोशल और मॉरल मैसेजेस को, जिन्होंने कि सोसाइटी को इन्फ्लुएंस किया और इनडायरेक्टली क्या किया, चैलेंज किया पॉलिटिकल और सोशल नॉर्म्स को ऑफ हिज टाइम। सोशल आइडियाज, कबीर स्ट्रांगली बिलीव्ड इक्वालिटी अमंग पीपल। कबीर क्या है आपके, उन्होंने स्ट्रांगली बिलीव किया कि इक्वालिटी होनी चाहिए लोगों के बीच में। ड्यूरिंग हिज टाइम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू रिजिड कास्ट सिस्टम्स। उनके टाइम पीरियड में क्या देखने को मिलता है हमें, जो सोसाइटी थी आपकी वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड कास्ट सिस्टम में डिवाइडेड थी, जहाँ पे कि लोगों को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ। ठीक है, कबीर ने अपोज किया इस डिविजन को और बिलीव किया कि एक पर्सन की जो वर्थ होती है दैट शुड नॉट डिपेंड ऑन हिज कास्ट, रिलीजन और सोशल स्टेटस। वो उन्होंने ऑफन क्रिटिसाइज किया बोथ हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज को, ठीक है, रिचुअल्स को ब्लाइंडली फॉलो करने के लिए विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर ट्रू स्पिरिचुअल मीनिंग। सो अकॉर्डिंग टू कबीर, जो रिचुअल्स थे, सेरेमनीज थी या फिर एक्सटर्नल रिलीजियस प्रैक्टिसेस थे, दे ऑल वर मीनिंगलेस इफ अ पर्सन डिड नॉट हैव लव, कंपैशन एंड डिवोशन इन द हार्ट। सो ही ऑल्सो प्रमोटेड हारमनी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। उन्होंने क्या किया, हारमनी को प्रमोट किया हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में। एट अ टाइम व्हेन रिलीजियस डिविजन्स ऑफन कॉज कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि जब रिलीजियस डिविजन्स जो होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स को कॉज करते हैं, जो कबीर की टीचिंग थी उन्होंने एम्फसाइज किया कि गॉड क्या है, सिर्फ एक ही है और उनको हम कन्फाइन नहीं कर सकते हैं टेम्पल्स और मॉस्क में। उन्होंने एनकरेज किया लोगों को टू सी बियॉन्ड द रिलीजियस डिफरेंसेस एंड फोकस ऑन यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी। So Kabir's poetry often used simple everyday languages and metaphors which helped common people understand his message of social equality and moral living. कबीर की जो पोएट्री थी, कबीर की पोएट्री में हमें क्या देखने को मिलता है कि वो बहुत ही सिंपल और एवरीडे लैंग्वेज को यूज़ करते थे, ठीक है, जिसकी वजह से जो कॉमन लोग थे वो उनके मैसेज को अंडरस्टैंड कर पाते थे, जो भी उनका मैसेज होता था सोशल इक्वालिटी और मोरल लिविंग का। Political ideas, while Kabir did not write political treatises or advocates for governance, his ideas were indirectly political because they challenged the power structure of his time. यानी कि जो कबीर थे उन्होंने कभी भी पॉलिटिकल ट्रीटाइसेस नहीं लिखे थे या फिर एडवोकेट नहीं लिखा था फॉर गवर्नेंस, बट जो उनके आइडियाज थे वो इनडायरेक्टली पॉलिटिकल थे, क्योंकि वो क्या करते थे, वो चैलेंज करते थे उस टाइम का पावर स्ट्रक्चर। सो द रिजिड कास्ट सिस्टम एंड रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी वर क्लोजली लिंक्ड विद पॉलिटिकल एंड सोशल कंट्रोल। जो उस टाइम पे रिजिड कास्ट सिस्टम और रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी थे वो आपके क्लोजली लिंक थे पॉलिटिकल और सोशल कंट्रोल से। सो उन्होंने क्या किया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अपोज किया, ठीक है, ब्लाइंड रिचुअल्स को अपोज किया,
तो इसके क्या कर रहे थे हम, कबीर क्या कर रहे थे, उससे क्वेश्चन कर रहे थे authority of the religious and social leaders. So his call for equality and justice can be seen as a political message. यानी कि जो उनकी कॉल थी इक्वालिटी और जस्टिस के लिए, उसको हम एक पॉलिटिकल मैसेज की तरह भी देख सकते हैं, जो कि प्रमोट करता है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फेयरनेस इन सोसाइटी. सो कबीर क्या करते हैं, कबीर ऑल्सो एम्फसाइज सेल्फ रिलायंस एंड इनर स्ट्रेंथ. वो बिलीव करते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं, दे शुड नॉट डिपेंड ऑन वेल्थ, स्टेटस और एक्सटर्नल अथॉरिटीज टू अटेन स्पिरिचुअल और मोरल ग्रोथ. सो जो इनका आइडिया था, इन्होंने एनकरेज किया लोगों को टू थिंक इंडिपेंडेंटली एंड क्वेश्चन द अनजस्ट सोशल एंड पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस. इन कंक्लूजन वी कैन से दैट in short, Kabir's social and political ideas were deeply connected with his spiritual vision. जो कबीर के सोशल और पॉलिटिकल आइडियाज थे वो क्या थे, बहुत डीपली कनेक्टेड थे उनके स्पिरिचुअल विजन से. उन्होंने प्रमोट किया इक्वालिटी, यूनिटी एंड जस्टिस while opposing casteism, religious hypocrisy and blind rituals. उन्होंने क्या क्या प्रमोट किया, इक्वालिटी को, यूनिटी को और जस्टिस को, और उन्होंने अपोज किया कास्टिज्म, रिलीजियस हिपोक्रेसी एंड ब्लाइंड रिचुअल्स को. उनके टीचर्स ने क्या किया, इंस्पायर किया लोगों को ताकि वो मोरली जी पाए, इंडिपेंडेंटली सोच पाए और रिस्पेक्ट कर पाए सारे ह्यूमन बींग्स को. 2 centuries old, Kabir's message of social harmony and justice remains relevant even today. So यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. ठीक है, वहाँ पे क्या आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेगी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जामाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी इन इस्लामिक ट्रेडिशन. In the Islamic tradition, the concept of sovereignty is closely linked to the belief that ultimate authority belongs to God, Allah. यानी कि इस्लामिक ट्रेडिशन में क्या है, जो सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड है इस बिलीफ से कि जो अल्टीमेट अथॉरिटी है वो गॉड को बिलोंग करती है, और उनका गॉड कौन है, अल्लाह. सो अनलाइक मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम वेयर सोवरेनिटी इज ऑफन वेस्टेड इन द पीपल और द स्टेट, इस्लाम टीचर्स दैट गॉड अलोन इज द ट्रू रूलर ऑफ द यूनिवर्स. यानी कि मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम में क्या है, आपका जो सोवरेनिटी है वो ऑफन वेस्टेड होती है आपके पीपल या फिर स्टेट में. इस्लाम हमें ये सिखाता है कि जो गॉड है, ही इज अलोन द ट्रू रूलर ऑफ द यूनिवर्स. सो जो ये आइडिया उनका आइडिया डिराइव होता है कुरान से एंड द टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद. ठीक है, सो ह्यूमंस इंक्लूडिंग रूलर्स आर कंसिडर्ड स्टीवर्ड्स और वाइसरेंट्स नोन एज खलीफा ऑन द अर्थ, टास्क विद इम्प्लीमेंटिंग गॉड्स गाइडेंस. तो ह्यूमंस हो गए या फिर रूलर्स हो गए, ठीक है, उनको क्या है, स्टीवर्ड्स या फिर वाइसरेंट्स माना जाता है, जिनको खलीफा बोलते हैं. दे आर खलीफा ऑन द अर्थ, जो कि टास्क किए गए हैं विद इम्प्लीमेंटिंग गॉड गाइडेंस. डिवाइन सोवरेनिटी. सो द फाउंडेशन ऑफ सोवरेनिटी इन इस्लाम इज दैट ऑल पावर एंड अथॉरिटी कम फ्रॉम अल्लाह. ठीक है, सोवरेनिटी क्या है, फाउंडेशन सोवरेनिटी की क्या है इस्लाम में, कि जितने भी पावर और अथॉरिटी है वो कहाँ से आती है, अल्लाह से आती है. कुरान क्या है, रिपीटेडली एम्फोसाइज करता है कि गॉड क्या है, अल्टीमेट लॉ गिवर है और अल्टीमेट जज है. सो फॉर इंस्टेंस लॉज और जो मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं उनको डिवाइन कमांड्स की तरह देखा गया है. ठीक है, शरिया विच आर बाइंडिंग ऑन ऑल मुस्लिम, जो कि बाइंडिंग है सारे मुस्लिम्स पे. सो इसका ये मतलब है कि जो रूलर्स हैं और गवर्नमेंट्स हैं उनके पास कोई एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं है लॉज बनाने के लिए, कॉन्ट्रारी टू द इस्लामिक टीचिंग्स. सो देयर रोल इज टू एनफोर्स जस्टिस. उनका रोल क्या है आपका, कि वो जस्टिस को एनफोर्स करें, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करें और इंश्योर करें कि जो डिवाइन लॉ है वो रिस्पेक्ट किया जा रहा है. ह्यूमन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. वाइल गॉड इज सॉवरेन, ठीक है, गॉड क्या है, आपके सॉवरेन है, तो इस्लाम क्या है, रिकॉग्नाइज करता है a practical need for human governance. So rulers that are imams, sultans or caliphs, they are given authority to manage the societal affairs, maintain order and protect the welfare of the people. यानी कि जो आपके रूलर्स हैं उनको क्या है, अथॉरिटी दी जाती है ताकि वो सोसाइटल अफेयर्स को मैनेज करें, मेंटेन करें ऑर्डर को और प्रोटेक्ट करें वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. सो हाउएवर दिस ऑटोनॉमी इज कंडीशनल. जो ये ऑटोनॉमी होती है ये कंडीशनल होती है, ये अलाइन करनी चाहिए जस्टिस, फेयरनेस और प्रिंसिपल्स के साथ जो कि इस्लामिक लॉज के हैं. ठीक है, सो इफ अ रूलर एक्ट्स अनजस्टली और अपोजेस गॉड्स लॉ, देयर लेजिटिमेसी इज क्वेश्चन. यानी कि अगर कोई रूलर क्या है, अनजस्टली या फिर अपोज करता है गॉड के लॉ को, तो क्या है, उसकी लेजिटिमेसी को क्वेश्चन किया जाता है. सो दिस शोज दैट सोवरेनिटी इन इस्लाम इज नॉट एब्सोल्यूट फॉर ह्यूमंस, बट इट इज अ फॉर्म ऑफ डेलीगेटेड अथॉरिटी अंडर द डिवाइन सुपरविजन. कम्युनिटी एंड कंसल्टेशन. So another important aspect of Islamic sovereignty is consultation, shura.
यानी कि जो दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस्लामिक की सॉवरेनिटी का वो है कंसल्टेशन। लीडर्स को एनकरेज किया जाता है कि वो अपनी कम्युनिटी को कंसल्ट करें और नॉलेजेबल मेंबर्स को कंसल्ट करें ऑफ द सोसाइटी जब भी वो डिसीजंस को बना रहे हैं। सो दिस प्रिंसिपल हाईलाइट्स दैट अथॉरिटी शुड नॉट बी एक्सरसाइज्ड आर्बिट्रेरली but with the guidance and welfare of the people in mind. In conclusion, we can say that sovereignty in the Islamic tradition emphasizes that God is the ultimate authority. Sovereignty क्या है Islamic tradition में emphasize करती है कि God आपके क्या है ultimate authority है, whilst humans क्या है they act as a responsible caretakers. So Islamic governance requires rulers to follow divine law, ensure justice and consult with the community. जो Islamic governance है वहाँ पे rulers की ज़रूरत होती है कि वो फॉलो करें डिवाइन लॉ को, इंश्योर करें जस्टिस को और कंसल्ट करें कम्युनिटी के साथ। सो अनलाइक सेकुलर सिस्टम विद द पीपल और द स्टेट होल्ड अल्टीमेट पावर, यानी कि जो सेकुलर सिस्टम होते हैं वहाँ पे क्या आपके लोग या फिर स्टेट क्या करते हैं अल्टीमेट पावर को होल्ड करते हैं। इस्लाम प्लेसेस मोरल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन रूलर्स टू इम्प्लीमेंट गॉड्स विल ऑन द अर्थ। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एनालाइज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनिशियल पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत। So the initial period of the Delhi Sultanate from 1206 to 1290 CE was marked by the ruler of Mamluk or slave dynasty that was founded by Qutbuddin Aibak। यानी कि जो आपका इनिशियल पीरियड था दिल्ली सल्तनत का 1206 से 1290 CE तक, वहाँ पे क्या है हमें ममलूक या फिर स्लेव डायनेस्टी का रूल देखने को मिलता है जिसको कि फाउंड किया था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सो दिस पीरियड लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम्स रूल। इस पीरियड ने क्या किया फाउंडेशन डाला था मुस्लिम रूल का इन नॉर्दर्न इंडिया and showed important political, social and cultural characteristics. So, establishment of Muslim rule in India. So, जो मेन फीचर था इस पीरियड का वो था कि कंसोलिडेशन हुआ था मुस्लिम की अथॉरिटी का इन द नॉर्थन इंडिया। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है ओरिजिनली अ स्लेव, वो एक स्लेव थे मोहम्मद गौरी के जो क्या पहले सुल्तान बने दिल्ली के इन 1206। So he along with his successors like Iltutmish and Balban established the Delhi Sultanate as a strong political power। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक और उनके सक्सेसर जैसे कि इल्तुतमिश और बलबन उन्होंने क्या किया दिल्ली को स्टैब्लिश किया एज अ दिल्ली सल्तनत एज अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर। उन्होंने क्या है एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्ड किया विद द सुल्तान एट द टॉप। ठीक है सुल्तान एक टॉप पे थे एंड प्रोविंशियल गवर्नर्स कॉल इक्तेदार्स और अमीर टू मैनेज द डिफरेंट रीजन्स। मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड एक्सपेंशन। सो द अर्ली सुल्तान रिलाइड हेविली ऑन द मिलिट्री टू मेंटेन पावर। जो आपके अर्ली सुल्तान थे वो क्या थे वो हेविली रिलाइड हुए थे मिलिट्री पे ताकि वो पावर को मेंटेन कर सके। उन्हें कांस्टेंट थ्रेट्स मिलने शुरू हो गए थे फ्रॉम द राजपूत किंगडम्स एंड अदर लोकल रूलर्स। सो डिफेंड करने के लिए और एक्सपैंड करने के लिए उनकी टेरिटरीज को उन्होंने क्या किया एक लार्ज कैवलरी बेस्ड आर्मी को मेंटेन किया। वो रिक्रूट करते थे स्लेव्स को, मर्सिनरीज को और लोकल सोल्जर्स को। इल्तुतमिश फॉर इंस्टेंस स्ट्रेंथन द आर्मी एंड फोर्टिफाइड दिल्ली। इल्तुतमिश ने क्या किया आपके उन्होंने आर्मी को स्ट्रेंथन किया और दिल्ली को फोर्टिफाइड कर दिया था। और बलबन ने क्या किया बलबन ने इंट्रोड्यूस किया स्ट्रिक्ट मिलिट्री डिसिप्लिन एंड लॉयल्टी टू द सुल्तान। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड पावर स्ट्रगल्स। सो द इनिशियल पीरियड विटनेस्ड फ्रीक्वेंट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। यानी कि जो इनिशियल पीरियड्स थे उनमें हमें क्या देखने को मिलता है फ्रीक्वेंट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। सक्सेशन बहुत ही डिस्प्यूटेड होता था क्योंकि क्या है कोई हेरिडिटरी सिस्टम नहीं हुआ करता था पहले। सो पावरफुल नोबल्स एंड मिलिट्री लीडर्स समटाइम्स चैलेंज द सुल्तान अथॉरिटी। जो भी पावरफुल नोबल्स या फिर मिलिट्री लीडर्स होते थे वो क्या करते थे कभी कभी सुल्तान की अथॉरिटी को चैलेंज करते थे लीडिंग टू इंस्टेबिलिटी। सो इतने सारे चैलेंजेस होने के बाद भी रूलर जैसे कि इल्तुतमिश उन्होंने मैनेज किया सेंट्रल अथॉरिटी को और कंट्रोल किया रिबेलियस नोबल्स को। एडमिनिस्ट्रेशन एंड द रेवेन्यू सिस्टम। सो द सुल्तान्स इंट्रोड्यूस्ड एन ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सुल्तान ने क्या किया एक ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने डिवाइड किया अपने एम्पायर को प्रोविंसेस में और गवर्नर्स को अपॉइंट किया। उन्होंने स्टैब्लिश किया एकता सिस्टम को जहाँ पे कि लैंड रेवेन्यू को असाइन किया जाता था ऑफिशियल्स को इन रिटर्न फॉर द मिलिट्री सर्विस। इसकी वजह से क्या हुआ उनको कंट्रोल करने में हेल्प हुई। ठीक है दिस हेल्प मेंटेन कंट्रोल ओवर द वास्ट टेरिटरी एंड एंश्योर द फ्लो ऑफ रेवेन्यू टू द सल्तनत। कल्चरल एंड रिलीजियस पॉलिसीज। So the early Delhi Sultans promoted Islamic culture and architecture। जो आपके early दिल्ली सुल्तान्स थे उन्होंने क्या किया इस्लामिक कल्चर और आर्किटेक्चर को प्रमोट किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया स्टार्ट किया कंस्ट्रक्शन ऑफ द फेमस कुतुब मीनार। Although they were Muslims, they allowed non-Muslims to continue their religious practices but imposed jizya on Hindus। यानी कि वो मुस्लिम्स थे फिर भी उन्होंने नॉन मुस्लिम्स को क्या किया
अलाउ किया कि वो अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करें, पर उन पे एक टैक्स लगा दिया था जजिया, ठीक है। सो दिस पीरियड ऑल्सो सॉ द ग्रेजुअल इंटीग्रेशन ऑफ पर्शियन कल्चर इनटू एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्ट। इस पीरियड में हमें क्या देखने को मिलता है कि ग्रेजुअल इंटीग्रेशन हुआ पर्शियन कल्चर का इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्ट। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट the initial period of the Delhi Sultanate was characterized by military strength, centralization of power, political instability, administrative reforms and the spread of Islamic culture। यानी कि जो इनिशियल पीरियड हमें देखने को मिला है दिल्ली सल्तनत का, उसको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं बाय इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, administrative reforms and the spread of Islamic cultures. So though short and turbulent, it laid the foundation for future sultanates in India and shaped the political and cultural landscape of northern India. So now we will move to the next question. Critically examine the significance and major features of Indo-Islamic traditions during Mughal period. So the Mughal period, that was from 1526 to 1857, it was a remarkable era in Indian history, known for its unique blend of Indian and Islamic cultures. यानी कि जो आपका मुगल पीरियड था वो एक रिमार्केबल एरा रहा है आपके इंडियन हिस्ट्री में, जिसको कि हम एक यूनिक ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड इस्लामिक कल्चर्स के लिए जानते हैं। इंडो इस्लामिक ट्रेडिशंस जो कि डेवलप हुआ था इस टाइम पे, उसने आर्किटेक्चर, आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक और सोशल लाइफ को इन्फ्लुएंस किया। इन ट्रेडिशंस ने क्या किया, आपके एक इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले किया है इन शेपिंग द इंडियाज कल्चरल हेरिटेज। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडो इस्लामिक ट्रेडिशंस, कल्चरल सिंथेसिस। सो द Mughal rulers, especially Akbar, encouraged harmony between Hindus and Muslim communities. Mughal ruler especially अकबर ने क्या किया, encourage किया हारमोनी को हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच में। इसकी वजह से क्या हुआ, फ्यूजन हुआ पर्शियन, सेंट्रल एशियन एंड इंडियन कल्चरल एलिमेंट्स का। आर्किटेक्चरल लेगेसी, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर फ्रॉम दिस पीरियड बिकम आइकॉनिक। जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर था इस पीरियड का वो आइकॉनिक बना, जैसे कि स्ट्रक्चर्स आपके हो गए ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, हुमायूंस टॉम्ब, शोकेसिंग अ मिक्स ऑफ पर्शियन, टर्किश एंड इंडियन स्टाइल। लिटरेरी डेवलपमेंट, पर्शियन क्या बनी, आपकी कोर्ट लैंग्वेज बनी, बट जो रीजनल लैंग्वेजेस थे जैसे कि हिंदी, उर्दू, संस्कृत, ये भी फ्लरिश हुए। लिटरेचर रिफ्लेक्ट करता है एक कॉम्बिनेशन ऑफ इस्लामिक थीम्स विद इंडियन स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन। रिलीजियस टॉलरेंस, so the Mughal approach, especially under Akbar, promoted dialogue between religions, encouraging art and literature that reflected the diverse beliefs. यानी कि रिलीजियस टॉलरेंस भी था इस टाइम पे। इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट, सो द ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेडिशंस इन्फ्लुएंस डेली लाइफ। जो आपका ट्रेडिशंस का ब्लेंड हो रहा था उसने क्या किया, इन्फ्लुएंस किया डेली लाइफ को, क्लोथिंग को, क्विजीन को, सोशल नॉर्म्स को, क्रिएटिंग अ रिच कॉस्मोपॉलिटन कल्चर इन द मुगल सिटीज। नाउ वी विल लुक what were the major features of Indo-Islamic traditions. First is the architecture. Key features included domes, arches, minarets, intricate carvings and the use of sandstone and white marbles. Gardens, water channels and symmetry were central elements showing Persian influence. ये सारा क्या है आपका जो आर्किटेक्चर था मेन, ठीक है। पेंटिंग एंड आर्ट, मुगल पेंटिंग कंबाइंड पर्शियन मिनिएचर स्टाइल विद इंडियन थीम्स। जो मुगल की पेंटिंग थी उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि ये कंबाइन करते हैं पर्शियन मिनिएचर स्टाइल को विद इंडियन थीम्स। ये ऑफन डिपिक्ट करते हैं कोर्ट की लाइफ को, बैटल्स को एंड द नेचर विद डिटेल रियलिज्म। लिटरेचर एंड लैंग्वेज, जो पर्शियन पोएट्री है और प्रोज है उसने डोमिनेट किया था, वाइल मुगल पेट्रोनेज ऑल्सो एनकरेज लोकल लैंग्वेजेस। मुगल की पेट्रोनेज ने क्या किया, एनकरेज किया लोकल लैंग्वेजेस को भी। हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स जैसे कि अकबरनामा और बाबरनामा क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं इंडो इस्लामिक ट्रेडिशंस को। म्यूजिक एंड डांस, म्यूजिक ब्लेंडेड सेंट्रल एशियन मेलोडीज विद इंडियन क्लासिकल फॉर्म्स। इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि सितार एंड तबला ये पॉपुलर बने। डांस परफॉर्मेंस वर पैट्रोनाइज्ड इन रॉयल कोर्ट्स। कल्चरल सिंथेसिस, क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड क्विजीन रिफ्लेक्टेड अ मिक्स ऑफ इंडियन एंड इस्लामिक स्टाइल। यानी कि जो क्लोथिंग थी, ज्वेलरी थी, क्विजीन्स थी, उन्होंने रिफ्लेक्ट किया अ मिक्स ऑफ इंडियन एंड इस्लामिक स्टाइल्स। मुगल गार्डन्स एंड फोर्ट्स डेमोन्स्ट्रेटेड अ ब्लेंड ऑफ प्रैक्टिकल एंड एस्थेटिक डिजाइंस। जो आपके मुगल गार्डन्स थे और फोर्ट्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया अ ब्लेंड ऑफ प्रैक्टिकल एंड एस्थेटिक डिजाइंस। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट Indo-Islamic traditions during the Mughal period were significant because they created a lasting cultural synthesis in India. जो इंडो इस्लामिक ट्रेडिशंस थे मुगल पीरियड में वो बहुत ही सिग्निफिकेंट थे क्योंकि उन्होंने क्या किया, एक लास्टिंग कल्चरल सिंथेसिस को क्रिएट किया, ठीक है। आर्किटेक्चर हो गया, लिटरेचर हो गया, आर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया एंड सोशल कस्टम्स हो गए, ऑल दिस फ्रॉम एरा कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस इंडियन सोसाइटी टुडे। यानी कि इस एरा से
आज तक भी ये इंडिया की सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, शोकेसिंग द रिच एंड हार्मोनियस ब्लेंडिंग ऑफ द डाइवर्स कल्चरल एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।